Very good morning to all of you. स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन इज विजिबल। थैंक यू। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि एक क्वेश्चनर कैसे डिजाइन करना है, और क्वेश्चनर डिजाइन करने के बाद हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करना है। और सॉरी, क्वेश्चनर डिजाइनिंग में कई स्टेप्स होते हैं जो उसको ध्यान में रखा जाना है। ओपन एंडेड क्वेश्चनर की भी बात हमने की थी, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात की थी, और क्वेश्चनर को कैसे गूगल फॉर्म में पुटअप किया जाता है, और गूगल फॉर्म में पुट करने के बाद कैसे हम शेयर करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन करने के बाद उस डेटा को कैसे डाउनलोड करने के बाद उसको कोडिंग किया जाता है, और कोडिंग करने के बाद उसको एसपीएसएस में कैसे करके हम फिट करते हैं। वहां तक के प्रोसेस का डिस्कशन हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज का डिस्कशन जो है वो डेटा एनालिसिस पे है, कि जो आपने डेटा को एंट्री किया था उसका एनालिसिस कैसे करना है। डेटा एनालिसिस पढ़ाने से पहले एसपीएसएस का जो विंडो है, जो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उस विंडो को एक बार और फिर से देख लेते हैं, वो कैसा दिखता है, और आपको करना क्या है। आप में से बहुत लोगों ने इसको चला के भी देखा होगा डेफिनेटली। और कल मैंने बताया था कि एसपीएसएस के विंडो में दो टाइप के व्यूज हैं। वन इज नोन एज द डेटा व्यू, और दूसरा को बोलते हैं वेरिएबल व्यू। ये डेटा व्यू है, ये वेरिएबल व्यू है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास क्वेश्चनर है तो पहले आपको वेरिएबल व्यू में जाके आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि क्वेश्चनर में आपने लिया है, उन सभी को फीड करना है। लेटर से मैं क्वेश्चनर भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी, एक दूसरे के पूरक हैं ये, और साथ साथ सभी को चलना है। तो ये हमारा क्वेश्चनर है, और डेमोग्राफिक डिटेल से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी आप एंट्री करते हैं, एज, और यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। सेकंड वेरिएबल्स मेरा है लाइक जेंडर, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, रोल। इस ढंग से एंट्री होना है। जेंडर, पोजीशन, देन यू हैव गॉट रोल। इस ढंग से एंट्री होना है। और एंट्री होने के बाद इसका जो लेबल है वो आप पुट कर सकते हैं। वैल्यूज है, मैंने कल बताया था, यहाँ क्लिक करने के बाद आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। जहाँ की 1 2 3 4 करके आप सिग्निफाई करेंगे और पूरा डेटा सेट को बनाएंगे। वंस आपका डेटा सेट बन जाता है तो फिर डेटा व्यू में जाके आपको जो एक्सेल शीट में आपका डेटा होगा, उस एक्सेल शीट के डेटा को 1 2 जहां पर लिखा होगा उसको सिंपली लाके कॉपी कर देना, तो आपका डेटा सेट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। एक प्रिपेयर्ड डेटा सेट मैंने आपको भेजा हुआ है, ग्रुप में कल भेजा था। वो .sav फाइल करके होगा, और वो उसी में खुलेगा। एसपीएसएस के फाइल है वो, और एसपीएसएस अगर आपने इंस्टॉल किया है तभी वो खुल पाएगा। आपने कितने लोग हैं जिन्होंने उस फाइल को खोल के देखा है? आप थोड़ा चैट बॉक्स में बताएंगे कितने ऐसे लोग हैं जो मैंने भेजा था उसको एक सेपरेट फाइल या फिर एसपीएसएस फाइल में खोल के देखा है अभी तक। सोमेश साहू, यस, आपने देखा है। और कोई, और किसी ने देखा है? केडी पटेल, कपिल ने देखा है, राहुल ने देखा है। ओके, सीमा सरकार देखा है, ठीक है। देखा है तो आप हैंड्स ऑन भी परफॉर्म कर पाएंगे, जो अगर आपने देखा है तो। अब ये हमारा डेटा सेट जो है वो रेडी हो गया है। जो क्वेश्चनर मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये वो क्वेश्चनर है जिसको मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब आपके पास क्वेश्चनर भी है, आपके पास पूरा डेटा सेट भी मौजूद है अभी के टाइम में। इस ये वाले विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो काम का विंडो है वो ये है। इस पे हम डेटा एनालिसिस करेंगे और कंप्लीटली देखेंगे कि डेटा एनालिसिस करते कैसे हैं। मैं डिटेल में आपको करके बताऊंगा।
उससे पहले कौन कौन से एनालिसिस करना है ये भी जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने दो फाइल आज कल रात में एक फाइल डाला था, लाइक स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन रिसर्च, और दूसरा फाइल मैंने डाला है आज सुबह हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर में। तो आप ये दोनों फाइल के ऊपर भी थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि लाइक कैसे करना क्या है। बहरहाल मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि स्टैटिस्टिकल जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली जितने भी टाइप के टेस्ट हैं, मैं तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट की बात करूंगा। ठीक है। एक टेस्ट हो गया टेस्ट फॉर एसोसिएशन, दूसरा टेस्ट हो गया टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन, और तीसरा टेस्ट हो गया टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। ये तीन स्टैटिस्टिकल टेस्ट, अगर मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहा हूं, तो ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट मुझे आने चाहिए। और ये तीनों में आपका जो रिसर्च होना है वो मोर और लेस हो जाएगा। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नहीं आएगा, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम मीन फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट की बात करेंगे और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे जब मैं परफॉर्म करके बताऊंगा तो। अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट मेजोरिटी यहां पर देखिए तीन डिफरेंट टाइप को टेस्ट लिखे हैं: टेस्ट फॉर एसोसिएशन, टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन, और टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। टेस्ट फॉर एसोसिएशन का मतलब होता है दो दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल आपके पास हों और उसमें आप संबंध स्थापित करने का कोशिश करें, दैट इज नोन एज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल्स में कैसे उस टेस्ट को लगाना है ये नहीं जान पाएंगे। तो टेस्ट फॉर एसोसिएशन मतलब दो वेरिएबल्स के बीच आप संबंध स्थापित कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट टेस्ट इज नोन एज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। ठीक है। और इस टाइप के टेस्ट में जनरल जो आता है वो कोरिलेशन है। जब भी हम कोरिलेशन की बात करेंगे या जब भी मैं कोरिलेशन की बात करता हूं, तो आप मान के चलिए कि मैं टेस्ट फॉर एसोसिएशन की बात कर रहा हूं, दो वेरिएबल के बीच संबंधों की बात कर रहा हूं, देन दैट इज नोन एज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। ये पहला हो गया। दूसरा है टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन। अब देखिए प्रिडिक्शन और एसोसिएशन के बीच डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूं। सपोज दो वेरिएबल है मेरे पास, एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। अगर मैं एसोसिएशन स्थापित करने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा कि एक्स और वाई के बीच का संबंध क्या है, इस ढंग से बोलूंगा। लेकिन अगर प्रिडिक्शन की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि एक्स का इफेक्ट वाई के ऊपर कितना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक्स का इफेक्ट अगर वाई पे डिटरमाइन करना चाहूं तो यहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंसेंटिव, एम्प्लॉय को इंसेंटिव कितना मिलता है, उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस होगी। आपको जितने ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इंसेंटिव और दूसरा वेरिएबल है परफॉर्मेंस। तो इंसेंटिव जो मेरा वेरिएबल है, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मेरा परफॉर्मेंस है। और इंसेंटिव का इफेक्ट मैं देखना चाहता हूं परफॉर्मेंस के ऊपर। दूसरे शब्दों में मैं ये बोलूंगा कि इंसेंटिव कितना प्रिडिक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इंसेंटिव जो है वो कितना परफॉर्म माने प्रिडिक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन। और इसको हम कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा। तीसरा टेस्ट जो होता है दैट इज नोन एज टेस्ट फॉर ग्रुप डिफरेंस। देखिए दो तो आपने समझ लिया, टेस्ट फॉर एसोसिएशन दो के संबंधों की बात हुई। टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन में क्या होता है कि हमने बात की इफेक्ट की, कि एक्स का इफेक्ट वाई के ऊपर, वाई का इफेक्ट जेड के ऊपर। तो यहाँ पर इफेक्ट की बात हो रही है जो कि हम जनरली रिग्रेशन से करते हैं। और जितने में दुनिया में जो भी बड़े एनालिसिस होते हैं वो रिग्रेशन का ही देन है, ये आप जान लीजिए। मैं आपको छोटे तौर पे लाइक लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन बताऊंगा। और जो है कोरिलेशन, कोरिलेशन में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स एक ही टाइप के होते हैं, बिकॉज हम संबंधों की बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का बहुत ज्यादा रोल होता नहीं। टेस्ट फॉर ग्रुप डिफरेंस में कंपैरिजन ड्रॉ होता है। कल किसी ने मुझे पूछा था कि लाइक सर मैंने कंपेयर कैसे कर सकते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने एक स्टडी लिया जिसमें आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज
और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में परफॉर्मेंस को लेकर लाइक कंपैरिजन मुझे करना है कि परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर का ज्यादा अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर का। उस जगह में हमको ग्रुप डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ग्रुप डिफरेंस क्या है? एक ग्रुप मेरा है पब्लिक सेक्टर ग्रुप, ओके, और दूसरा ग्रुप है मेरा प्राइवेट सेक्टर ग्रुप। तो पब्लिक सेक्टर ग्रुप और प्राइवेट सेक्टर ग्रुप में डिफरेंस, उसका मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं टेस्ट फॉर कंपैरिजन में। ओके, सो जब भी मैं ग्रुप डिफरेंसेस की बात करूं, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि दो ग्रुप है, यहां पर ग्रुप होना जरूरी है, ये समझिए कि प्रिडिक्शन में और टेस्ट फॉर एसोसिएशन में ग्रुप का होना जरूरी नहीं है। लेकिन टेस्ट फॉर ग्रुप डिफरेंस में पहले चीज तो है कि दो या दो से अधिक ग्रुप का होना जरूरी है। जैसे मैं बात किया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, ये दो ग्रुप हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम एग्जांपल ले सकते हैं, जेंडर, मेल और फीमेल। सपोज मैं एक टेस्ट कंडक्ट करना चाहता हूं कि जो मेल स्टूडेंट हैं और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेरा क्लास उनको कितना एंगेजिंग है, मेल स्टूडेंट को ज्यादा एंगेजिंग है कि फीमेल ग्रुप को ज्यादा एंगेजिंग है। इसका अगर मैं पता लगाना चाहूँ, तो मैं आपको क्वेश्चनर एक भरवा के लाइक एंगेजमेंट स्कोर के ऊपर डेटा कलेक्शन करूंगा, और डेटा कलेक्शन करने के बाद मैं दोनों के मीन को कंपेयर करूंगा, मेल का मीन कितना है और फीमेल का मीन कितना है। दोनों को कंपेयर करने के बाद लाइक मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि दोनों ग्रुप में डिफरेंसेस है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप। तो बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। टेस्ट फॉर एसोसिएशन, जो संबंधों की बात करते हैं। टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन, जो कि एक वेरिएबल का रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल के ऊपर स्थापित करने के लिए बात करते हैं। और तीसरा टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, दो ग्रुप या दो से अधिक ग्रुप में डिफरेंसेस है या नहीं, ये चीज डिटरमाइन करने के लिए हमको स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना होता है, जिसको हम कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों टेस्ट मैं परफॉर्म करके बताऊंगा। और आपके स्टडी में डेफिनेटली ये तीन टेस्ट, लाइक तीनों टेस्ट आप लगा सकते हैं, या एक लगा सकते हैं या दो लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ डेटा आपके पास क्या है और क्या लाइक ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस आप लेके चले हैं। टेस्ट फॉर एसोसिएशन मैंने जैसे समझाया, बहुत डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, ये मटेरियल मैंने आपको दे दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया टेस्ट फॉर एसोसिएशन क्या होता है। अब मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर एसोसिएशन, बहुत कॉमनली जो यूज टेस्ट फॉर एसोसिएशन होता है, वो एक होता है कि पियर्सन कोरिलेशन है, एक स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है, एक काई स्क्वायर है, और एक पॉइंट बिसरल कोरिलेशन है। देखिए, इसको कब कहाँ लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पियर्सन कोरिलेशन हमेशा कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर लगता है, ध्यान रखेंगे। पियर्सन कोरिलेशन की जब बात करेंगे, ये एक टेस्ट फॉर एसोसिएशन का एक एक टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं। टेस्ट फॉर एसोसिएशन की बात करूंगा तो हर हर कोरिलेशन की ही मैं बात कर रहा हूं। देखिए, पियर्सन कोरिलेशन अलग है, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन अलग है, काई स्क्वायर टेस्ट अलग है, पॉइंट बिसरल कोरिलेशन अलग है। तो ये सारे कोरिलेशन की ही बात हो रही है, माने ये सारे भाई हैं कोरिलेशन के। ओके, बट कोरिलेशन ही है। एसोसिएशन का मतलब होता है कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन मैं तब लगाऊंगा जब मेरा डेटा जो है वो कंटिन्यूअस टाइप का होगा। अगेन मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस डेटा कैसे फॉर्मुलेट होगा, वो मैं सम टोटल करके बता दूंगा जब मैं एसपीएसएस में टेस्ट परफॉर्म करूंगा। सेकंड है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, जब भी मेरा डेटा ऑर्डिनल होगा। मैंने आपको कहा था कि ऑर्डिनल डेटा क्या होता है। ऑर्डिनल डेटा वो होता है जिसमें कि लाइक छोटा बड़ा तो है, स्ट्रांगली एग्री टू डिसएग्री जो कंपोनेंट है वो है, और लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रांगली डिसएग्री जो है वो एग्री से इतना बड़ा है। दैट इज ऑर्डिनल डेटा, माने स्टेप बाय स्टेप जो आता है। जब भी हमारा डेटा कैटेगरिकल होगा, काई स्क्वायर टेस्ट कैटेगरिकल मतलब दो कैटेगरीज में होंगे, से फॉर एग्जांपल जेंडर होगा, तो उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लग सकता है या लगाएंगे। पॉइंट बिसरल कोरिलेशन, जब मिक्स्ड अप्रोच हम लोग लाएंगे, तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि पियर्सन कोरिलेशन कैसे लगाना है और उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं, कहाँ कौन सा टेस्ट लगेगा ये जानना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है एसोसिएशन टेस्ट। लाइक एक एग्जांपल, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए।
तो टेस्ट फॉर एसोसिएशन में हम इस टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं, इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन एग्जाम परफॉर्मेंस एंड टाइम स्पेंट रिवाइजिंग? एग्जाम के परफॉर्मेंस में और आपका रिवीजन टाइम में कोई एसोसिएशन है क्या? ये टेस्ट करने के लिए कोरिलेशन लगा सकते हैं, पियर्सन कोरिलेशन। सिमिलरली, जेंडर एंड स्मोकिंग, इज देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड लाइकलीहुड टू टेक अप स्मोकिंग? जेंडर का कोई रिश्ता है क्या स्मोकिंग के साथ में? अब देखिए, जेंडर एक कैटेगरिकल डेटा है, यहाँ पर काई स्क्वायर इसलिए लग रहा है, पहले में पियर्सन लगाए हम लोगों ने, सेकंड में हम काई स्क्वायर की बात कर रहे हैं। काई स्क्वायर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जेंडर का लाइकलीहुड मैं देख रहा हूं स्मोकिंग के ऊपर। स्मोकिंग एक कंटिन्यूअस डेटा है, लेकिन जेंडर एक कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, ये कैटेगरिकल है। दो कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। इन दोनों के बीच अगर संबंधों की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को काई स्क्वायर टेस्ट लगाना पड़ेगा। ओके। थर्ड है, इज मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी इज रिलेटेड टू एज? यहां पर देखिए, एरोबिक कैपेसिटी मतलब जो एरोबिक आप करते हैं लाइक एक्सरसाइज, तो मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी इज रिलेटेड टू एज, एज के साथ उसका क्या क्या संबंध है? ये मिक्स्ड मेथड लाइक है, इसीलिए स्पीयरमैन कोरिलेशन में मेरे को लगाना है। तो इसमें तीनों कोरिलेशन है, तीनों टेस्ट कोरिलेशन है, क्योंकि हम टेस्ट ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा डेटा टाइप अलग है। इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आप क्वेश्चनर बनाते हैं और आपका डेटा का नेचर जो है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको टेस्ट किस प्रकार का लगाना है। तो जैसे आपको अगर कोई बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो बताता है कि लाइक आपको ये सिम्टम्स हैं, और टेस्ट करने के बाद माने एक एक आउटकम पे पहुंचता है और उसके बेसिस में मेडिसिन प्रेस्क्राइब होते हैं। सिमिलर वे में एक रिसर्चर अपने डेटा को देख के सिम्टम्स आइडेंटिफाई करके टेस्ट को प्रेस्क्राइब करता है, और टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद लाइक कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है वो डिजाइन होता है। तो बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। इसके लिए बहुत एसोसिएशन की जरूरत है, और लंबे समय तक अगर आप स्टडी किए हैं तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा टेस्ट कहाँ पर फिट करना है। हालांकि मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट फॉर एसोसिएशन में ये चीजें हैं। तो दिस इज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। अब थोड़ा टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन में जाते हैं। प्रिडिक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको एक वैल्यू को फोरकास्ट करना है, मतलब इफेक्ट को डिटरमाइन करना है, एक्स का इफेक्ट वाई पे है कि नहीं है। यहाँ पर संबंधों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम फोरकास्ट कर सकते हैं वैल्यू को, वी कैन फोरकास्ट द वैल्यू, और यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके। और कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है ड्यू टू देयर प्रिडिक्टर्स। वेरिएंस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नोन एज वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है कितना परसेंटेज एक्सप्लेन करना। नहीं है तो लिख के रख लीजिए, द मीनिंग ऑफ वेरिएंस इट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सप्लेनेशन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज गिविंग ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेट अस से फॉर एग्जांपल, आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ओके। एक फैक्टर हो सकता है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, दूसरा फैक्टर हो सकता है कितना आप रिवीजन करते हैं, तीसरा फैक्टर हो सकता है कि कितना लाइक पर डे जो है वो आप कितना डिसिप्लिन रहते हैं, चौथा फैक्टर आपका एनवायरनमेंट का है कि भाई टीचर आपको कितना सपोर्ट करते हैं और कितना लर्निंग आप उनसे ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट है क्या, आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस। से फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस का जो आउटकम है वो 0.8 आया। 0.8 का मतलब 80% मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, एंड देन वी गेट अ वेरिएंस। हमको एक वेरिएंस मिलता है, और हम बोलते हैं कि नहीं, जितने भी फैक्टर्स हमने लिए थे वो 80% मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है। उसका मतलब ये है कि जो भी हमारा आउटकम आया है या जो भी टेस्ट स्कोर आया है, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट था, वो 80% हमारे उस फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है। जनरली जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा उतना अच्छा है। एक मॉडल के लिए जितना ज्यादा वेरिएंस होता है उतना अच्छा माना जाता है। सपोज वो 20% एक्सप्लेन करता, तो हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए होते वो सिर्फ 20% इफेक्ट की बात करता। ठीक है। तो दिस इज नोन एज टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन। और टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन में बहुत सारे कॉमन डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, लाइक सिंपल लीनियर रिग्रेशन है,
सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लाइक से फॉर एग्जांपल कि एक ही फैक्टर लेते हैं कि कितना आपने रीडिंग टाइम दिया, उसके हिसाब से आपका टेस्ट स्कोर कितना आया। तो रीडिंग टाइम और टेस्ट स्कोर, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, दोनों का अगर इफेक्ट डिटरमाइन करें, दैट इज नोन एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक फैक्टर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा। से फॉर एग्जांपल रीडिंग टाइम अगेन, सॉरी, जो आपका टेस्ट स्कोर है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज नोन एज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्री एमएल मॉडल्स भी आता है, लेकिन वो कैटेगरिकल डेटा के लिए है। देखिए यहाँ पर कैटेगरिकल डेटा मैंने लिखा है, ऊपर दोनों में कंटिन्यूअस डेटा लिखा है। तो जब भी काम करेंगे तो कंटिन्यूअस डेटा पे काम कीजिए, कैटेगरिकल पे मत जाइए, क्योंकि कैटेगरिकल डेटा पे आप जब काम करते हैं तो उसका एजम्पशंस वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो कि आप इस स्टेज पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन के दो कॉमन टाइप के लाइक स्टैटिस्टिकल टेस्ट सिलेक्टर हैं। थोड़ा एग्जांपल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन। देखिए, कैन एग्जाम परफॉर्मेंस बी प्रिडिक्टेड on the basis of revision time, lecture attendance, prior academic achievement and exam anxiety। हम बात कर रहे हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि एग्जाम परफॉर्मेंस है, राइट। टेस्ट पर प्रिडिक्शन कर रहा हूं मैं, एग्जाम परफॉर्मेंस किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला हो गया रिवीजन टाइम, दूसरा हो गया लेक्चर अटेंडेंस, आप कितना लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तीसरा हो गया प्रायर एकेडमिक अचीवमेंट, और चौथा हो गया एग्जाम एंजाइटी। ये सारे का इफेक्ट, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट अगर मैं एग्जाम परफॉर्मेंस पे देखूं, दैट बिकम्स मल्टीपल रिग्रेशन। मैंने बताया था सिंपल रिग्रेशन में एक फैक्टर होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में बहुत सारे इंडिपेंडेंट होंगे और एक डिपेंडेंट होगा। देखिए नीचे में सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक एग्जांपल है, जैसे कैन सिगरेट कंजम्पशन बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन स्मोकिंग ड्यूरेशन। कितना स्मोकिंग ड्यूरेशन हो रहा है, कितना ज्यादा आदमी स्मोक कर रहा है, कितने टाइम तक स्मोक कर रहा है, ठीक है। क्या वो स्मोकिंग सिगरेट कंजम्पशन को प्रिडिक्ट करता है? स्मोकिंग ड्यूरेशन इंडिपेंडेंट है और सिगरेट कंजम्पशन डिपेंडेंट है। यहाँ एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट की बात करेंगे, देन इट बिकम सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लेकिन मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलर वे में लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पर कैटेगरिकल है, जैसे कि कैन द लाइकलीहुड ऑफ हार्ट डिजीज बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन एज, वेट, जेंडर एंड मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी। हार्ट डिजीज का किसी के होना और नहीं होना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है। एज पे क्या होता है, एज यहाँ पर अगेन कैटेगरिकल हो सकता है, 20 से 30, 31 से 40, 40 से 50, ये एज कैटेगरी वाइज है। वेट पे भी हो सकता है, उसको भी कैटेगरी वाइज ले सकते हैं, जेंडर मेल फीमेल ले सकते हैं, और मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी, कितना आप एक्सरसाइज करते हैं उस पे। तो यहाँ पर क्योंकि कैटेगरिकल डेटा है तो हमको लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअस डेटा होता तो डेफिनेटली हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हैं। तो ये टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन है, जिसका इफेक्ट हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का जो एग्जांपल था, दैट इज नोन एज टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन। अब बात आती है टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। यहां पर मैंने बताया कि अगर आप दो या दो से ज्यादा ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, ग्रुप देखिए दो हो सकते हैं, मिनिमम दो हो सकते हैं, एक ग्रुप तो होता नहीं है। दो ग्रुप या दो से अधिक ग्रुप के बीच डिफरेंस अगर हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम लगाएंगे, दैट इज फॉर टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। यहां पर क्या हो सकता है, आप देखिए, वी हैव टू कंपेयर मीन अक्रॉस ग्रुप कंडीशन। दो ग्रुप है और हमको उन दोनों ग्रुप के मीन को कंपेयर करना है, ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकता है। और हमारे पास दो डिजाइन हो सकते हैं, एक हो सकता है इंडिपेंडेंट ग्रुप और दूसरा हो सकता है रिलेटेड मेजर्स विद इन द ग्रुप।
एक एग्जांपल दूंगा। दिस इज द एग्जांपल। ग्रुप डिफरेंस में अगर दो ग्रुप है आपके पास, सपोज वी आर गोइंग टू कंपेयर टू ग्रुप्स, मेल और फीमेल, दो ग्रुप की कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जहां सिर्फ दो ग्रुप के मीन का कंपैरिजन की बात हो रही है, वहां आपको लगाना है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। याद रखेंगे, दो ग्रुप जहां पर आया, वी हैव टू यूज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। लेकिन अगर दो से अधिक ग्रुप है आपके पास, देन यू हैव टू यूज एनोवा। आपको एनोवा यूज करना है उसके बाद। दो ग्रुप में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट काम नहीं आएगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मैं कंपेयर करना चाहता हूं एग्जाम परफॉर्मेंस या मीन जो परसेंटेज आता है उसको स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 स्टूडेंट के बीच। तीन ग्रुप है मेरे पास, स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट और स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट, या उससे भी ज्यादा, मैंने 7, 8, 9, 10 ये भी ले सकता हूँ। तो चार ग्रुप के बीच में अगर टेस्ट स्कोर जो भी आया है या परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उसको अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो मुझे एनोवा यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर दो ग्रुप हो, सिर्फ 9 और 10 हो, तो डेफिनेटली मैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज कर सकता हूं। देखिए, एक और टी टेस्ट है, दैट इज नोन एज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टी टेस्ट जनरली तीन टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ पर दो टाइप बस बताया है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, आपको सेम ग्रुप को डिफरेंट कंडीशन पे कंपेयर करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट सैंपल में दो अनरिलेटेड ग्रुप हैं जिसको हमको कंपेयर करना है। लेकिन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में हमको सेम ग्रुप को डिफरेंट कंडीशंस पे कंपेयर करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज पेयर सैंपल टी टेस्ट में आपने एक पर्टिकुलर लेट अस से रिक्रूटमेंट किया, एक बैच को रिक्रूट किया जॉब के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी बैच को आपने बिफोर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जब प्रोवाइड नहीं किया था, उनके लाइक परफॉर्मेंस को मेजर किया। न्यूली रिक्रूटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप पहले नया ज्वाइन करते हैं तो आपका उसके बाद ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग के पहले आपने उनके परफॉर्मेंस को एक्सेस किया कि कितना लाइक स्किल या से फॉर एग्जांपल स्किल को किया, एक्सेस किया। और उसके बाद क्या किया, आपने 6 महीने का रिगरस ट्रेनिंग दिया सभी को उस पर्टिकुलर जॉब एस्पेक्ट्स को लेके। और उसके बाद उनके स्किल सेट को अगेन लाइक नापा। और आपको क्या मिला कि ट्रेनिंग करने के बाद उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उस पर्टिकुलर न्यूली हायर्ड ग्रुप में स्किल सेट जो है वो बहुत बढ़ चुका था। अब यहां पर देखिए, दो ग्रुप की बात नहीं हो रही है, वो ग्रुप सेम है लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो। पहले बिफोर ट्रेनिंग था और बाद में आफ्टर ट्रेनिंग है। बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं जो ट्रेनिंग, बिफोर ट्रेनिंग आउटपुट और आफ्टर ट्रेनिंग आउटपुट, इसका जब हम कंपेयर करते हैं, दैट इज डन बाय पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। और ये ऐसे में बहुत सारे कंपैरिजन बहुत सारे संस्थाओं के लिए कर चुका है मैंने। वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेके आते हैं और मैं परफॉर्म करके देता हूँ, इंक्लूडिंग लाइक एनटीपीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से भी मुझे डेटा आता है कि आप इसको टेस्ट स्कोर को कंपेयर करके बताइए कि बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग का इम्पैक्ट जो है वो कितना रहा। तो दिस इज द टेस्ट विच व्हेन वी यूज टू अप्लाई। होपफुली आप समझ पाए होंगे कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में दो सेपरेट ग्रुप की बात हो रही है, मेल फीमेल। लेकिन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में एक ही ग्रुप की बात हो रही है जो डिफरेंट कंडीशंस पे टेस्ट हो रहे हैं। वी कैन अप्लाई डिफरेंट कंडीशंस फॉर टेस्टिंग, दैट इज नोन एज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ठीक है। एनोवा मैंने बताया कि तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप होंगे तभी एनोवा लगेगा। और काई स्क्वायर तब लगाएंगे जब हमारे पास डेटा कैटेगरिकल होगा। यहाँ पर सारे डेटा जो कंटिन्यूअस डेटा की बात हो रही है, दैट इज फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको। और ये बाकी सब जो है वो आप पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा ये नहीं है। जस्ट 1 मिनट का पॉज, 1 मिनट का पॉज देंगे मेरे को।
ओके, तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि तीन डिफरेंट हमारे टाइप के टेस्ट हैं। जो भी तीन टाइप के टेस्ट हैं वो क्या क्या टेस्ट हैं और हम कैसे कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं इन टेस्ट को। नाउ कमिंग ऑन टू द सिनॉप्सिस। अब थोड़ा सा सिनॉप्सिस के पास आ जाइए। मैंने कल एक मॉडल बताया था, लाइक इसके ऊपर आपने गूगल फॉर्म भी भरा था, और इसी का डेटा मैं यूज कर रहा हूं आपको स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल टेस्ट बताने के लिए, सिखाने के लिए। ये सारे मेरे वेरिएबल्स हैं: रिलेशनशिप, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्यूटी, वर्कलोड, वर्क इटसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और एक जो है आपको छोटा सा रेस्पॉन्स शीट भी भेजा था जिसमें सारे वेरिएबल्स की कोडिंग दिए हुए थे, जो भी आपके पास है। और ये आउटकम वेरिएबल है और ये वर्कप्लेस हैप्पीनेस का वेरिएबल है। तो ये सारे वेरिएबल्स मेरे पास हैं, और इसी पर्टिकुलर मॉडल को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ये पर्टिकुलर मॉडल मेरे आंख के आगे होना चाहिए। सपोज आपने अपने स्टडी के लिए कोई भी मॉडल तैयार किया है, नहीं किया है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास अगर हैं तो इस टाइप का मॉडल आप तैयार कर लीजिए। और इस टाइप का मॉडल अगर आप तैयार करेंगे तो आपका क्लैरिटी रहेगा, रोल क्लैरिटी रहेगा, दिमाग में क्लैरिटी रहेगा कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है इन पे। इसके बेसिस मैंने एक क्वेश्चनर भी डिजाइन किया था, आपको याद होगा, और ग्रुप में भी डला हुआ है। कि पहला तो है डेमोग्राफिक डिटेल। ये सब डेमोग्राफिक डिटेल का डेटा मैंने कलेक्शन किया था। और सेकंड फैक्टर हो गया कि जो भी लाइक वेरिएबल्स थे उनके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उसको कोडिंग किया था। इस ढंग से कोडिंग किया था कि मैं उसको बाद में आइडेंटिफाई कर सकूं कि OC1, OC2, OC3 की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, 1 से 6 तक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के वेरिएबल हैं। सिमिलरली RC1 जो कि है रोल कॉन्फ्लिक्ट, वो RC लाइक 4 तक है, इसको मैं रोल कॉन्फ्लिक्ट बोलूंगा। RA1 की अगर बात करता हूँ तो रोल एम्बिग्यूटी बोलूंगा, एंड सो ऑन। ये सारे को मैं उस ढंग से परसीव कर रहा हूं ये क्वेश्चनर को। अब आ जाते हैं डेटा सेट के ऊपर में। ये मेरा कंप्लीटेड डेटा सेट है, एक PhD लाइक थीसिस का। आप अपने लिए अपना जो डेटा सेट बनाएंगे वो थोड़ा सा छोटा होगा। इसमें मैंने क्या नहीं किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं कॉपी करके ला नहीं पाया, लेकिन एक क्वेश्चन है, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जो है वो डेटा लेबल लेबल में मैं कॉपी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। यहाँ पर देखिए, डेटा लेवल में मैंने कॉपी कर दिया, एक किया, और ये सेव का बटन है, दिस वन इज अ सेव बटन। आपको जो SPSS मैंने दिया है वो SPSS 16 है, ये थोड़ा हाइयर वर्जन ऑफ SPSS है। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जो काम करेगा डेफिनेटली वो काम करेगा। ये एडिशनल कुछ काम करता है जो कि एज ऑफ नाउ आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये भी आप कर सकते हैं, हालांकि मैंने नहीं किया है। और आप अपने जब करेंगे, लाइक अपना जब वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये डेटा लेबल्स, जो भी लेबल्स हैं उसको भी आप डाल के करेंगे। मैं दो को डाल दे रहा हूँ बस, बाकी मैं टेस्ट परफॉर्म करके दिखा दूंगा। ये सेव का बटन है, जैसे आपने देख रहे हैं। कुछ भी डेटा आपको सेव करना है तो आप सेव कीजिए और फिर देखिए हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरा एक्सेल शीट है और इस पे मुझे डेटा एनालिसिस करना है। पहला डेटा एनालिसिस मैं करूंगा लाइक डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। मैंने आपको बताया अगेन, तीन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टूल्स हैं: टेस्ट फॉर एसोसिएशन, टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन, और टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। ये तीन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हैं, बाकी डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए। और डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। अगर मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करके एक अच्छा खासा मतलब लाइक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करने के लिए मुझे पहले जाना है एनालाइज में। देखिए, मैं पहले जाऊंगा एनालाइज में, और सारे टेस्ट परफॉर्म होंगे इस एनालाइज बटन के थ्रू से ओनली। मैं गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जस्ट मैंने कर्सर को रखा है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर, क्रॉस टैब, ये सारी चीजें खुल रही है। मुझे जाना है फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा सारा वेरिएबल्स यहाँ पर दिखा रहा है, एक टैब में खुल गया है छोटा सा, और दिखा रहा है। ओके, मेरे को क्या चाहिए? मैं सारे वेरिएबल्स को जैसे जेंडर हो गया, एज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूं और क्लिक करते जा रहा हूं, कंट्रोल बटन और क्लिक। ठीक है,
ये ऐसे करके सभी को सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक, एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूं, या फिर तो कंट्रोल और ए दबाऊंगा तो सारे मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए मैंने दबाया और सारे सिलेक्ट हो गए, देखिए। और ये सारे वेरिएबल्स को मैं सेकंड ऑप्शन में लेके चले जाऊंगा। जस्ट अ मिनट, ये चले गए मेरे सारे वेरिएबल्स। नेम को मैं हटा दूंगा क्योंकि नेम से मुझे बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए वो नेम वाला, उसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस है नहीं। जैसे रिसर्च में आपका नाम क्या है वो ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, आपका रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स वो इंपॉर्टेंट है। अब जेंडर एज सारे वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स का कॉलम है जिसमें लाइक मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारी चीजें दे रही है मेरे को, क्या क्या चाहिए इसमें। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को मीन चाहिए, मीन वैल्यू चाहिए, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, दो चीजें चाहिए। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं खुश हूं। मैं कंटिन्यू दबाया, मेरे को चार्ट चाहिए। कौन कौन से चार्ट चाहिए? बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, किस टाइप का चार्ट चाहिए ये वो पूछ रहा है। लेटस से कि मुझे बार चार्ट चाहिए, और बार चार्ट में भी फ्रीक्वेंसी चाहिए कि परसेंटेज चाहिए। लेटस से कि मुझे परसेंटेज चाहिए। ठीक है, फिर कंटिन्यू दबाया। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट दो में फॉर्मेट में जाना है, कुछ करना नहीं है। स्टाइल में जाना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। बाकी कोई चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंपली मेरे को फिर ओके प्रेस करना है। ये जितने वेरिएबल्स मेरे स्टडी के थे, लाइक मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड फैक्टर मुझे चाहिए लाइक बार चार्ट। अब देखिए, ये जितने वेरिएबल्स हैं उसके फ्रीक्वेंसी और बार चार्ट मुझे दे दिया है उसने। जेंडर 76, 76 रेस्पोंडेंट हैं। जो वैलिड एन का नंबर है दैट इज 76। मिसिंग वैल्यू मेरा नहीं है। मिसिंग वैल्यू का मतलब अगर आपने कुछ डेटा छोड़ दिया है तो वो मिसिंग वैल्यू में आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0, सब जगह 0 0। ओके, सभी जगह 0 0 है, देखिए। मीन वैल्यू, जेंडर का मीन वैल्यू 1.16 है, एज का 2.71 है, अकॉर्डिंगली वो फ्लैग किया है सब में। जहां 5 पॉइंट का स्केल लिया है, 3.70, 3.79, ये OC3, OC4। अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है OC1 और OC2 का। देखिए OC1 में मैंने लेबल डाल दिया था और OC2 में लेबल डाला था, तो लेबल के वाइज आया, मतलब उसका क्वेश्चन पूरा फ्लैग कर दिया। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ करियर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया। लेकिन इसमें मैंने फ्लैग नहीं किया है, तो मुझे सिर्फ कोडिंग वाइज दे रहा है। OC3, OC4, OC5 का क्या क्या है वो दे रहा है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलूं। जेंडर, अब देखिए ये कमाल का चीज है यहाँ पर जो आया है। मेल मेरे कितने थे, मतलब आप में से जो रेस्पोंडेंट ने रेस्पॉन्स किया है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। 64 मेल थे, 12 फीमेल थे। 84% मेल हैं, 15%, 15.8% फीमेल है, और टोटल 76 है। ये टोटल परसेंटेज वाइज 100 है, राइट। अगर मैं आपके एवरेज एज की बात करूं या किस किस एज ग्रुप में कितने कितने लोग हैं उनकी अगर बात करूं, तो दिस इज द चार्ट। बिलो 20 एज के 4 लड़के हैं इस ग्रुप में, ये मैं बोल सकता हूँ। या जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया है, बिलो 20 ईयर्स के 4 लड़के हैं, 21 to 30 25 लड़के हैं, 31 to 40 39 लड़के हैं, 41 to 50 5 लड़के हैं, और अबव 50 भी लड़के हैं, दैट इज 3 लड़के हैं, राइट। और उनका परसेंटेज भी दिया है 5.3, 32.9, 51.3। अगर मैं बात करूं कि जो एज ग्रुप है, जो मेजोरिटी ऑफ एज ग्रुप है इस पर्टिकुलर बैच का, या जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया है, वो 51.3% बिलोंग करते हैं 31 to 40 ईयर्स में। ये मेरा एक लाइक वेरी माने इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। सिंपली आपको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कॉपी करके लेके जाना है और आपको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। एक्सपीरियंस की भी बात करूं तो बिलो 1 ईयर 6 लोग हैं, 1 to 5 ईयर्स 36 लोग हैं, जो कि हाईएस्ट परसेंटेज है। उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो एमबीए कर रहे हैं अभी आपके ग्रुप में वो ग्रोइंग स्टेज में है। 1 to 5 ईयर्स का नौकरी अभी हुआ है, 6 to 10 ईयर्स के नौकरी वाले लाइक 25% है, 19 लोग हैं उनमें से, और 10 साल से अबव का जो एक्सपीरियंस है वो 19.7 है। नेचर ऑफ जॉब सिमिलर वे में परमानेंट, परमानेंट एम्प्लॉयज, मैक्सिमम परमानेंट एम्प्लॉयज है 60.5%, टेम्पोररी एम्प्लॉयज जो है वो 39.5% है। एरिया, मैक्सिमम लोग अर्बन स्टेट से आ रहे हैं, मतलब
शहरी क्षेत्रों से ज्यादा लाइक लोग इन्वॉल्व हैं। ट्राइबल बेल्ट से 9.2 है, रूरल एरिया से 27.6 है। अगर सिंपली आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को लेके भी आगे बढ़ते हैं अपने लाइक वर्क में, तो एक वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बात की 150-200 पेज का आपका वॉल्यूम होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर चीज को लेके पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली आप वर्ड फाइल में पेस्ट कीजिए, इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। सेम वे में देखिए, मैंने पहले दो क्वेश्चन के लिए पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया था वहां पर, इसीलिए वो फ्लैग कर रहा है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई करियर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने लोग लाइक एग्री और स्ट्रांगली एग्री हैं, ये आपको दिख रहा है 31.6%, 22.4%। जो स्ट्रांगली डिसएग्री कंपोनेंट है वो 9.2 है और 19.7 है। ओके, और इस पर्टिकुलर टेबल का ग्राफ जो है वो नीचे में दिया है। एक बार टेबल खत्म होने के बाद फिर ग्राफ चालू हो जाता है। ये सारे टेबल्स हैं, सारे के सारे टेबल्स है, एक बार में आ गया है और उसने ग्राफ भी क्रिएट कर दिया है। ये देखिए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई करियर विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस ग्राफ में मुझे क्या करना है, सपोज परसेंटेज शो करना है। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, देखिए जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं वो एक और टैब आ जाता है, और जैसे ये और टैब आ गया तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और सारे जो डेटा है उसमें, जस्ट अ मिनट, ये देखिए परसेंटेज आ गया। इसमें परसेंटेज भी शो होने लगा है, 9.21, 19.74, 31.5, ये बन गया। इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करके वर्ड फाइल में ले जाके पेस्ट कर दूं तो मेरा ये हो जाएगा। सिंपली स्पीकिंग कि मुझे ये सारे डेटा क्लिक ऑफ द बटन में मिल गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जितने मैंने क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चन का टेबल भी मिल गया और फिगर भी मिल गया। और मुझे क्या करना है, पहले एक टेबल को प्लेस करना है, देन फिगर को प्लेस करना है, राइट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पहले सपोज जेंडर है, तो एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज जेंडर है, जेंडर को मैंने कॉपी किया, लेट अस से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, वर्ड फाइल, मैंने इसको प्लेस किया, ये जेंडर का टेबल आ गया। एंड देन जेंडर का फिगर भी मुझे चाहिए, तो मैं नीचे गया। आप एक साथ भी लेके कॉपी कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा। और इसमें डबल क्लिक किया मेरे को, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा। अब सिंपली इसको मैंने कॉपी किया एंड देन लेके गया और पेस्ट कर दिया। ये देखिए, अब इसका डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना है कि मैं अपने स्टडी में, मैं अपने अध्ययन में जो लाइक डेमोग्राफी लिया उसमें 76 रेस्पोंडेंट थे, और जिसमें से कि 64 मेल थे और 12 फीमेल थे। इनमें मेल का जो परसेंटेज था वो हाई था, दैट इज 84.2%। फीमेल का जो है वो लाइक लो है, 15.8%। और जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने डाले हैं वो देखेंगे तो इस ढंग का डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी है। ओके, तो इस ढंग से आप कॉपी करके ले जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को लाइक डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको मान लो बार चार्ट नहीं चाहिए, से फॉर एग्जांपल मुझे बार चार्ट नहीं चाहिए, मुझे बार चार्ट पसंद नहीं है, तो मुझे बार चार्ट नहीं चाहिए, आई वांट पाई चार्ट। तो एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, और चार्ट में अगर मैं क्लिक करके पाई चार्ट अगर डालूं, फ्रीक्वेंसी डालूंगा तो फ्रीक्वेंसी आएगा, परसेंटेज डालूंगा तो परसेंटेज आएगा। कंटिन्यू करूं और फिर ओके करूं तो सेम चीज को वो फिर से बना के दे देगा, लाइक एक डिस्क्रिप्टिव वे में, विद इन नो टाइम। देखिए, तो सारे चार्ट को फिर, टेबल वही है, लेकिन चार्ट उसने चेंज कर दिया है। अब ये RA2 या RA3 का जो कंपोनेंट है, इसमें मैं अगर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर जस्ट एक बार क्लिक कर दूंगा तो परसेंटेज जो है वो आ जाएगा। और भी आपको सुंदर बनाना है तो इसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा आपको, और ये और भी सुंदर बन सकता है ये चार्ट जो है, या बना सकते हैं। ये आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं एट द एंड ऑफ टुडे। आज आज दिन जब खत्म होगा, आपके पास ऑलरेडी डेटा सेट भी है और आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, तो इसमें एक बार खेल के जरूर देखिएगा। आपके पास क्वेश्चनर भी है, तो यू कैन प्ले विद दिस। ठीक है, ये तो हो गई डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप बहुत सारा और भी कर सकते हैं, आप क्रॉस टैब कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट और आप परफॉर्म कर सकते हैं। जो मेन टेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ अभी। अभी जो मेन टेस्ट है, बिकॉज मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तीन जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टूल है वो बताऊंगा, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अभी जो मैंने बताया मैं वो बताऊंगा। ओके, अब ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर, जिसमें तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट में हमने डिस्कस किया था। टेस्ट फॉर एसोसिएशन, टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन एंड टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। तीन टेस्ट डिफरेंट है। अब ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मेरे को पहला काम क्या करना है? मेरे को पहला काम ये करना है कि मेरे जो वेरिएबल्स हैं उसको मैं एक बनाना है। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की, अब थोड़ा सा आ जाते हैं मॉडल पे ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होगा डेफिनेटली, दिस वन। ये ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को मैंने पहला वेरिएबल यहाँ पर लिख लिया है। ये ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है OC1। OC1 से OC6 तक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, राइट। मेरे को क्या करना है, उसको ये जितने क्वेश्चंस है उसको एक बनाना है। अभी तो 6 है ना, 6 के साथ नहीं कर सकता एक साथ। मेरे को इसका टोटल निकालना पड़ेगा OC1 से लेके OC6 तक। सेम फैशन में मेरे को RC1 से RC4 तक, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल के ऊपर हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसका टोटल निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। ये सम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। हम एनालाइज में जाएंगे। देखिए, पिछले बार मैं, सॉरी, एनालाइज में गया था, अब हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। तो गो टू ट्रांसफॉर्म, और यहां पर एक ऑप्शन है कंप्यूट वेरिएबल करके। कंप्यूट वेरिएबल ऑप्शन में जब मैं क्लिक करता हूं तो इस ढंग का एक टैब डिस्प्ले होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे मेरे वेरिएबल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए, इसका दो टैब है। वेरिएबल नेम अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो OC1 OC2 डिस्प्ले होगा, और वेरिएबल लेबल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये पूरा दिखाएगा। क्योंकि मैंने इसमें दोनों में लेबल डाल दिया है तो ये पूरा दिखा रहा है, और मेरे को यहाँ पर सिर्फ नेम चाहिए, वेरिएबल नेम। तो मैं वेरिएबल नेम में ही रखूंगा, राइट क्लिक करके मैं वेरिएबल नेम में रखूंगा। और मेरे को बनाना है वेरिएबल, बनाना है मतलब प्लस करना है। टारगेट वेरिएबल मेरा क्या है? OC1 OC2 OC3 ये सब मिला के ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, ठीक है। उसको मैं बोलूंगा OC_टोटल। OC_टोटल, यहाँ पर अगर अंडरस्कोर अगर आप नहीं डालेंगे और गैप रख देंगे तो वो लेगा नहीं, मैंने आपका वैल्यू को लेगा नहीं। एक बार करके मैं दिखा देता हूं। अगर मैं गैप डाला तो वो लेगा नहीं, मैं डालूंगा नहीं। एक लाइक टारगेट वेरिएबल को OC_टोटल कर दिया। अब इसमें मेरे को क्या करना है? प्लस करना है सभी को, OC1 से लेके OC6। मैं OC1 में क्लिक करूंगा, फिर इसको लेके जाऊंगा, फिर प्लस दबाऊंगा यहाँ पर, ये कैलकुलेटर टाइप है। फिर OC2 में जाऊंगा, फिर प्लस दबाऊंगा, कैलकुलेटर टाइप है। फिर OC3 में जाऊंगा, फिर लेके जाऊंगा, OC4 में जाऊंगा, एंड सिमिलर फैशन में OC6 तक जाऊंगा, ठीक। अब सिंपली मेरे को क्या करना है? ओके प्रेस करना है, और कुछ नहीं। OC1 से OC6 तक मैंने प्लस कर दिया चीजों को, सारे वेरिएबल्स को मैंने प्लस कर दिया। मैं ओके प्रेस कर रहा हूं। अब वो बोल रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है, आपने जो फंक्शन दिया है दैट इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। कैसे एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ मैं कैसे पता करूंगा? मेरे को डेटा सेट में जाना है। अब ये देखिए, ये मेरा डेटा सेट है, और जब मैं लास्ट में जाता हूं डेटा सेट के, ये अपने आप एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है OC_टोटल के नाम से। ये देखिए, OC_टोटल के नाम से एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, जैसे मैं प्लस किया उससे। और डेटा व्यू में भी मैं जाके अगर देख रहा हूं तो यहाँ पर लास्ट में OC_टोटल। अब ये टोटल किया है, 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू था उसको टोटल किया है इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट के लिए। तो कहीं 22 आया है, 21 आया है, 28 आया है, इस ढंग से है। 76 रेस्पोंडेंट का टोटल आ गया। अब मैं बोलूंगा कि ये टोटल जो OC_टोटल बना है वो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का वेरिएबल है। बात समझिए। अब मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन नहीं रह गए। एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल आ चुका है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, राइट। सेम फैशन में दूसरे का भी कर सकता हूं। कंप्यूट वेरिएबल में गया,
और इसमें रीसेट में प्रेस किया, रीसेट हो गया ये। अब थोड़े बात करते हैं आरसी की। RC1, RC2, देन गोइंग फॉर RC3, RC4, और इसको मैं बोलूंगा RC4 तक ही है, तो RC_total। ओके, और फिर ओके मैंने प्रेस कर दिया, और फिर वो मुझे कहा कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है, और मैं फिर जाके देखा तो ये RC total आ चुका है नीचे में। मैं तीन चार वेरिएबल को प्लस प्लस करके आपको दिखाऊंगा, बिकॉज सारे वेरिएबल्स मुझे जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल ले लेते हैं वर्क प्लेस हैप्पीनेस के ऊपर, और एक ले लेते हैं लाइक इस पे, या फिर वर्क प्लेस हैप्पीनेस पे भी ले लेते हैं। वर्क प्लेस हैप्पीनेस को मैंने डेजिग्नेट किया है, मैं देख लेता हूँ एक बार उसका कोडिंग क्या है। WH, जहां WH आएगा उसको मैंने प्लस करना है, WH, क्योंकि सभी को प्लस करूंगा तो लाइक ज्यादा समय हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, कंप्यूट वेरिएबल में जाऊंगा, रिसेट कर दूंगा, देन आई विल सर्च फॉर WH। ये WH है, और WH में 9 कंपोनेंट्स है। वर्कप्लेस हैप्पीनेस में 9 कंपोनेंट्स है। W2, W3, W4, देन W5, W6, W7, W8, W9। ओके, और इसको मैं बोलूंगा वर्कप्लेस हैप्पीनेस, WH_total। ठीक है, सिंपली ओके प्रेस करूंगा, ये भी एग्जीक्यूट करके दे दिया है। एक आध वेरिएबल और ले लेते हैं लाइक इस पर्टिकुलर मॉडल से। लेट अस से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को मैं ले रहा हूं, तो मैं जाऊंगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का जो कोडिंग है, आपको कोडिंग प्रॉपर करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम में रहेंगे। OCL जो है वो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। रिसेट पे जाऊंगा, OCL में खोजूंगा, क्योंकि आपको ये प्रॉपरली बनाने होंगे तभी आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। कोडिंग अगर प्रॉपर नहीं किए रहेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत जाएगा, आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, अपने ही वेरिएबल्स में फिर कंफ्यूज होके रहेंगे। तो इसका डेटा एंट्री जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। OCL1, देन OCL2, देन OCL3, देन OCL4, देन OCL5। 5 तक है तो 5 लूंगा, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर OCL_total। मैं ऐसे सारे वेरिएबल्स के लिए कर सकता हूँ, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो टाइम टेकिंग होगा। तो ये OCL भी बन के मेरे पास आ गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये OCL बन के आ गया, इसको डेटा को मैं सेव कर लेता हूँ। डेटा को बीच बीच में सेव करते रहने तो उड़ जाएगा। ये 4 वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं, OC_total, RC हो गया, और OCL है, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, एक RC रोल कॉन्फ्लिक्ट है, देन वी हैव गॉट वर्कप्लेस हैप्पीनेस और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये 4 वेरिएबल्स बेसिकली मैंने अब बना दिए। अब मेरा जो क्वेश्चन सेट था वो अब बन के एक वेरिएबल आ गया है मेरे पास, अब एक वेरिएबल है। ठीक है, अब मेरे को हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करना है। ठीक है, मैंने एक और आपको शेयर किया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर में, क्लास लेने से पहले ये पर्टिकुलर PDF शेयर किया है ग्रुप में, जो आपको फिर अगेन गाइड करेगा कि टेस्ट फॉर एसोसिएशन में कोरिलेशन अगर करना है तो किस टाइप से हाइपोथेसिस लेना है। एजम्पशंस में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, हाइपोथेसिस किस ढंग से आपको बनाना है। पहला टेस्ट करते हैं आप, टेस्ट फॉर एसोसिएशन कोरिलेशन के अंडर में। ठीक है, अगर मेरा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है सपोज मेरे पास, ये 4 एग्जांपल्स हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक है स्टडी आवर, दूसरा है एग्जाम परफॉर्मेंस। इन दोनों के बीच अगर सहसंबंध या संबंध स्थापित करना है तो मुझे कोरिलेशन लगाना पड़ेगा, और मैं लिख सकता हूं कि देर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, या लिख सकता हूं देर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, जो भी आपका मन लगे। टेस्ट फॉर एसोसिएशन है तो एसोसिएशन भी लिख सकता हूं। देर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम परफॉर्मेंस। देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप 2 टाइप से हाइपोथेसिस लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं नल हाइपोथेसिस, उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस, मैंने बताया था। और नल हाइपोथेसिस जब भी लिखेंगे, ये मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ना, H1 लिख रहा हूँ, H0 नहीं लिख रहा हूं।
H1 अगर लिख रहा हूं तो मैं एसोसिएशन की बात करूंगा, देर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। लेकिन H0 की अगर बात करूंगा, देर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, इसकी बात करूंगा, या देर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन दिस वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल मेरे पास हो। तो हाइपोथेसिस को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक नल और अल्टरनेट। कई जगह में डायरेक्ट अल्टरनेट फॉर्म में लिखा जाता है, ये अल्टरनेट फॉर्म में लिखा है। सेम वे में देर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल और फिजिकल एक्टिविटी का दोनों का संबंध है, ये मैं लिख रहा हूं। सेम वे में आप अपना जो भी लाइक प्रोजेक्ट में जो भी आपने हाइपोथेसिस लिया है, वो हाइपोथेसिस इस ढंग से टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट फॉर एसोसिएशन के लिए। अगर मैं टेस्ट फॉर एसोसिएशन यहां पर अब डिटरमाइन करना चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर स्टडी में मैं डिटरमाइन करूं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन दो वेरिएबल मेरे पास क्या थे, ओसी था, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, और वर्कप्लेस हैप्पीनेस। लेट अस से ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और वर्कप्लेस हैप्पीनेस। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ये है, और वर्कप्लेस हैप्पीनेस, ये दोनों के बीच में संबंध देखना चाह रहा हूं, और वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्कप्लेस हैप्पीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये दोनों के बीच रिलेशनशिप है कि नहीं है, ये मैं देखना चाह रहा हूं। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एनालाइज में जाना है। ठीक है, एनालाइज में देखिए अभी बहुत सारे खुल रहे हैं। कोरिलेट करके एक है, कोरिलेट, यहां पर मैं आऊंगा, एंड देन बाइवेरिएट कोरिलेशन में मैं जाऊंगा। ये आ गया। बाइवेरिएट कोरिलेशन में जैसे मैं गया, इस ढंग का एक टैब आएगा, और मेरे को वो दो वेरिएबल को लेके इनपुट देना है जिसके बीच में मैं संबंध स्थापित करना चाह रहा हूं। और वो दो वेरिएबल है, एक तो है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, OC1, और दूसरा है वर्कप्लेस हैप्पीनेस, जो कि टोटल मैंने डिटरमाइन किया है। आपको यहाँ पर टोटल पे काम करना है, इंडिविजुअल पे काम नहीं करना है, बिकॉज इंडिविजुअल डिटरमाइन नहीं करेगा वो वेरिएबल को पूरा। और ये दोनों को मैं लेके चले गया। पियर्सन कोरिलेशन मुझे डिटरमाइन करना है, और मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बाकी जो सेटिंग्स है उसमें कुछ भी नहीं करना है, एंड मेरे को सिंपली ओके प्रेस करना है। कोरिलेशन का टेबल या मैट्रिक्स वो फ्लैग कर गया है, आप देख रहे हैं यहां पर। कोरिलेशन आप लिख लीजिए, कोरिलेशन का वैल्यू 0 to 1 आता है। 0 to 1, जो भी वैल्यू आएगा वो 0 to 1 आएगा। वो माइनस में आ सकता है, वो प्लस में आ सकता है। माइनस का मतलब ये होता है कि नेगेटिव संबंध है, और प्लस का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव संबंध है। ठीक है, लेकिन वैल्यू जो आएगा वो 0 to 1 के अंदर ही आएगा। एब्सोल्यूट 1 कभी नहीं आएगा। एब्सोल्यूट 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में एब्सोल्यूट संबंध नहीं हो सकते। एब्सोल्यूट मतलब पूरा पूरा संबंध नहीं हो सकता, राइट। दुनिया में ऐसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती जिसका एब्सोल्यूट संबंध हो, एकदम पूरा लाइक फुल टू फुल मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी वैल्यू आएगा फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के अंदर 1 के पास जितना वैल्यू है वो बहुत अच्छा है। अब देखिए, ये वैल्यू जो आया है WH1 6.662 आया है, ये भी 0.662, ये दोनों वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का वर्क प्लेस हैप्पीनेस के ऊपर जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये दो स्टार लगे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये सिग्निफिकेंस लेवल है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अगर ये सिग्निफिकेंस लेवल, यहां पर क्या लिखा है, 0.000, ये वैल्यू अगर 0.05 के नीचे है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर 0.05 के नीचे है, तो आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो सिग्निफिकेंट है, और हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। उसका मतलब यह है कि अगर 0.000 आया है या 0.05 से कम आया है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, राइट। इतना ही समझना है। सिग्निफिकेंट अगर आया है और सिग्निफिकेंस जो है वो 0.005 के नीचे है, यहां पर 0.005 के नीचे है, तो मैं बोलूंगा कि दोनों के बीच संबंध है। अब कितना संबंध है ये डिटरमाइन करता है ऊपर में जो वैल्यू फ्लैग हुआ है उसके ऊपर, 0.662। मैंने कहा था कि कोरिलेशन का वैल्यू 0 to 1 आता है, और जितना ज्यादा 1 के वो पास होगा उतना अच्छा है, और 0.662 एक अच्छा वैल्यू है।
मतलब अगर कोई भी वैल्यू आप अगर 0.5 से ऊपर का पा रहे हैं, देन दैट इज वेरी गुड। ओके, तो इसका कंक्लूजन में मैं क्या पहुंचूंगा, इस डायरेक्टली इस टेबल को भी मैं लेके पेस्ट कर सकता हूँ, और जो हाइपोथेसिस मैंने फॉर्मुलेट किया है इस पर्टिकुलर मॉडल को टेस्ट करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि देर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड वर्कप्लेस हैप्पीनेस विथ विथ अ पी वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं 0, 0, जो लिखा है, दैट इज अ पी वैल्यू विथ सिग्निफिकेंट पी वैल्यू ऑफ 0.000 एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.662। इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.662 है। और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जो 0.662 है, दैट इज फाउंड टू बी अ हेल्दी, मतलब यहां पर अगर माइनस आता तो नेगेटिव कोरिलेशन होता, और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब संबंध तो है लेकिन संबंध अच्छे नहीं। देखिए, संबंध दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो संबंध है से फॉर एग्जांपल, आप सभी का मेरे साथ संबंध है स्टूडेंट टीचर के साथ, राइट? तो संबंध होना एक एस्पेक्ट है, अच्छा संबंध होना दूसरा एस्पेक्ट है, नहीं होना तीसरा एस्पेक्ट है। कि मान लो कोई अजनबी है, उसका मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि मेरा और उसका संबंध जो भी अजनबी है उसका नहीं है। ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, ये आउटकम हो सकता है। दूसरा आउटकम हो सकता है कि आप लोगों ने या जिनसे संबंध है, तो संबंध है, और संबंध दो टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। अच्छे संबंध है या बुरे संबंध है, ये भी है। नेगेटिव वैल्यू जब आता है तो बुरा संबंध है, राइट? और पॉजिटिव वैल्यू जब आता है तो वो अच्छा संबंध है, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन हर समय नेगेटिव वैल्यू अच्छा संबंध है ऐसा नहीं है। जो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपका जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो आपका ब्लड ब्लड प्रेशर जो है, सॉरी, नेगेटिव संबंध की जब बात कर रहा हूं, कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आप समझिए, यहां पर एक नेगेटिव संबंध है। जितना ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हम करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रेस लेवल का कम होना नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस है। तो हर जगह रीड आउट जब करेंगे हम संबंधों को, लाइक एसोसिएशन को या प्रिडिक्शन को, तो कहां पर कौन सा वेरिएबल ऊपर नीचे हो रहा है उसको देखना जरूरी है। स्ट्रेस जो है वो एक इटसेल्फ में नेगेटिव वेरिएबल है, और स्ट्रेस का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, तो संबंध अच्छा है लेकिन आपके रिसर्च व्यू पॉइंट से अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे स्ट्रेस लेवल उतना ज्यादा कम होना चाहिए। तो नेगेटिव संबंध यहाँ पर अच्छा है। तो तीन चीजें हम बात कर सकते हैं, या तो संबंध नहीं है, और अगर ये 0.005 के ऊपर होता तो डायरेक्टली मैं बोलता कि संबंध नहीं है, देर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, खत्म। दूसरा एस्पेक्ट में मैं ये बोल सकता हूं कि 0.05 से अगर ये टू टेल का वैल्यू अगर कम है, देन संबंध है। और कितना संबंध है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पियर्सन कोरिलेशन में जो वैल्यू फ्लैग हो रहा है 0.662, यहाँ पर माइनस कुछ नहीं है, तो पॉजिटिव संबंध है। उसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जितना इंक्रीज होगा उतना वो वर्क प्लेस हैप्पीनेस को इंक्रीज करेगा। उसका मतलब यह है कि वर्क प्लेस हैप्पीनेस इंक्रीज हो या ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इंक्रीज हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के से संबंधित हैं और पॉजिटिवली संबंधित हैं। तो इस ढंग से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ, ये तो हुआ टेस्ट फॉर लाइक एसोसिएशन, पहला टेस्ट जो मैंने समझाया था, दिस इज टेस्ट फॉर एसोसिएशन। आप टेस्ट फॉर एसोसिएशन अपने दो वेरिएबल जो भी आपने लिया है वो उस पे टेस्ट फॉर एसोसिएशन कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा टाइप के टेस्ट में, सेम सेम जो मैंने चार वेरिएबल बनाए हैं उस चार वेरिएबल के ऊपर ही काम हो रहा है। अब आते हैं टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन के ऊपर में। अब प्रिडिक्शन के ऊपर में यहां पर देखिए कि एक रिग्रेशन लिखा हुआ है, दिस इज रिग्रेशन। जैसे मैं कर्सर को लाके रखता हूं रिग्रेशन के ऊपर, दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक लीनियर मॉडलिंग, एंड देन फिर लीनियर मॉडलिंग। मेरे को लीनियर में क्लिक करना है, राइट? मेरे को लीनियर में क्लिक करना है, और इस टाइप का टैब जो है वो आ जाएगा। मैंने पहले से इनपुट दे दिया था, तो वो लाइक दिखा रहा था, बट ये इस टाइप के वेरिएबल आएंगे। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को मॉडल को देखना है, मैं अपने से नहीं ले सकता, लाइक मेरे को मॉडल को देखना है। अब देखिए, मॉडल में डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन है वो आइडेंटिफाई करना है। यहां पर ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। किसके लिए डिपेंडेंट है?
प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट है वर्कप्लेस हैप्पीनेस के लिए, लेकिन वर्कप्लेस हैप्पीनेस इंडिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम के लिए। तो दो अलग अलग इंस्टेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेंज हो जा रहे हैं, राइट। अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स का वर्कप्लेस हैप्पीनेस पे मुझे टेस्ट करना है, ओके, और प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स में एक आध वेरिएबल मैंने लिया था, दैट इज शायद रोल कॉन्फ्लिक्ट लिया था, रोल कॉन्फ्लिक्ट लिया था, ओके। एक और वेरिएबल लिया था लाइक ओसी टोटल, रोल कॉन्फ्लिक्ट लिया था, आरसी, ठीक। आरसी का जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, इसका इफेक्ट वर्कप्लेस हैप्पीनेस पे क्या है, थोड़ा मैं डिटरमाइन करना चाह रहा हूं। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरा रोल कॉन्फ्लिक्ट है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वर्कप्लेस हैप्पीनेस है। अब मैं संबंधों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, दोनों के परस्पर संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि रोल कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट जो है वो वर्कप्लेस हैप्पीनेस पे कितना हो सकता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, राइट। इसमें थोड़ा देखते हैं कि रोल कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट डिटरमाइन करते हैं। अब सेम है, देखिए यहां पर क्लासिफिकेशन दे दिया, डिपेंडेंट आपके क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। सिंपली मेरे को चूज करना है, लाइक मेरा इंडिपेंडेंट जो है वो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, और मेरा डिपेंडेंट यहां पर चूज करना है तो प्रॉपर चूज कीजिएगा, वर्कप्लेस हैप्पीनेस जो है वो डिपेंडेंट है। सिंपली यहां पर मैं स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा क्लिक करके देखूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, और मेरे को डेस्क्रिप्टिव चाहिए, ये क्लिक कर लीजिएगा डेस्क्रिप्टिव। आर स्क्वायर चेंज मुझे नहीं चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए। प्लॉट्स में लाइक नहीं चाहिए। प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो, और कुछ क्लिक मत कीजिए, लाइक डायरेक्टली आप डिटरमाइन कीजिए, बहुत ज्यादा, ठीक, ये आ गया। अब देखिए कुछ यहाँ पर मेरे को देखना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैं क्या देख रहा हूँ कि वर्कप्लेस हैप्पीनेस का मीन दिखा रहा है वो 47.09, आरसी जो कि रोल कॉन्फ्लिक्ट का 12 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। मेन मेरे को क्या देखना है, देखिए इसमें कोरिलेशन भी फ्लैग कर रहा है। वो अगर प्रिडिक्शन देना है तो पहले कोरिलेशन भी वो डिटरमाइन करके आपको देगा, राइट। कोरिलेशन हालांकि मेरे को नहीं देखना है, यहाँ पर मेरे को जाना है मॉडल समरी के ऊपर में, एनोवा के ऊपर में जाना है। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोवा टेबल में सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.574 है। उसका मतलब ये होता है कि जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो वर्कप्लेस हैप्पीनेस को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। मेरा हाइपोथेसिस यहीं पर रिजेक्ट हो चुका है, ओके। एनोवा टेबल में जो भी फ्लैग कर रहा है वैल्यू, ये 0.05 के ऊपर है, और जब भी ये 0.05 के ऊपर रहेगा उसका मतलब ये है कि प्रिडिक्शन का इफेक्ट जीरो है, मतलब रोल कॉन्फ्लिक्ट वर्कप्लेस हैप्पीनेस को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। पहला मेरे को एनोवा टेबल देखना है, राइट। यहां पर अगर एज्यूम करते हैं कि यहां पर 000 होता, सपोज एज्यूम करते हैं कि यहाँ 000 है और लाइक संबंध है, उसके बाद अगर ये संबंध है तो कितना है वो देखने के लिए मेरे को दूसरे टेबल में आना पड़ेगा, दैट इज कोफिशिएंट टेबल। ये कोफिशिएंट टेबल नेक्स्ट वाला टेबल है, यू कैन सी दिस वन इज द नेक्स्ट टेबल। इसमें मेरे को दो चीजें देखनी है। एक देखना है स्टैंडर्डाइज बीटा का वैल्यू, ये स्टैंडर्डाइज बीटा का वैल्यू है, और ये सिग्निफिकेंस लेवल है। ये सिग्निफिकेंस लेवल अगर 000 होता, अगेन संबंध होता, और संबंध अगर होता तो मैं बीटा का वैल्यू देखता कि कितना होता। अगेन मैं दो चीजें मैंने आपको बताया कि पहले डिटरमाइन करना है कि संबंध है कि नहीं है। यहाँ पर तो डायरेक्टली एनोवा टेबल ने बोल दिया कि संबंध नहीं है, लाइक प्रिडिक्शन नहीं है। वहां संबंध की बात कर रहे थे, यहाँ प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है वर्कप्लेस हैप्पीनेस को, ये क्लियर है। लेकिन अगर ये होता, सपोज होता 000 होता या 0.05 के नीचे होता है ये सिग्निफिकेंस लेवल, तो फिर हम नीचे का टेबल देखते हैं, और नीचे के टेबल में जो ये वैल्यू है यहाँ पर जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ 0.574, ये भी अगर 0.05 के नीचे अगर होता है ये सिग्निफिकेंस लेवल, तो मैं क्या देखता, स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बीटा को देखता। और ये बीटा के बेसिस में सपोज इसका भी वैल्यू 0 to 1 है, ठीक है, जितना ज्यादा 1 के पास होगा उतना अच्छा है। और नेगेटिव वैल्यू अगर है तो नेगेटिव लाइक प्रिडिक्शन है। मतलब जैसे मैंने स्ट्रेस और इसका एग्जांपल दिया था कि जितना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेस लेवल उतना कमेगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर भी एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है लेकिन संबंध नहीं है।
पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, फिर बाद में संबंध की बात करेंगे, लाइक प्रिडिक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि प्रिडिक्शन नहीं है, इसका इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा है, और बाकी सब चीजों का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर ये संबंध नहीं है, ये स्थापित हो गया, देन ऑल चैप्टर आर क्लोज्ड। ठीक है, ये है टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन। टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन में एक और मैं वेरिएबल जोड़ के इसमें आपको बताता हूं। सपोज दूसरा वेरिएबल को लेते हैं, वर्क प्लेस हैप्पीनेस का लेट देखते हैं, उसका तो आया नहीं। वर्क प्लेस हैप्पीनेस का देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट पे, या जो था, मैं मॉडल एक बार देख लूं। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का था ओसी, ओसी। और यहाँ पर वर्क प्लेस हैप्पीनेस मेरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, ओके। और ओसी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। ओसी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वर्क प्लेस हैप्पीनेस है। मेरे को कुछ नहीं करना है, ओके में क्लिक करना है, और मुझे मिल गया। ये देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो फिट बैठ रहा है। एनोवा का टेबल 0 हो गया है, या 0.05 के नीचे है। ये देखिए, मेरे को फर्स्ट देखना है एनोवा का टेबल। एनोवा के टेबल के लास्ट में ये सिग्निफिकेंस जो लिखा है SIG, दैट इज 0.000, उसका मतलब ये है कि वर्कप्लेस हैप्पीनेस प्रिडिक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को। प्रिडिक्ट कर रहा है मतलब वो डिफाइन कर पा रहा है, राइट। ये तो पहला हो गया, ये ओके हो गया। जैसे एनोवा टेबल हमने देखा कि ये ओके है, देन हम दूसरे टेबल के ऊपर गए कि कोफिशिएंट ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। यहाँ भी सिग्निफिकेंट है, देखिए नीचे वाले में देखना है, ऊपर वाले में नहीं देखना है। ये भी सिग्निफिकेंट है, सेकंड वाला। और ये सिग्निफिकेंट है तो रिलेशनशिप कैसा है वो देखने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बीटा हम देखेंगे, दैट इज 0.662। ये जो आर है, आर का वैल्यू देखिए, मॉडल समरी में आर का वैल्यू है वो भी 0.662 है, और स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बीटा है वो भी 0.662 है। उसका मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर मॉडल सिग्निफिकेंट है, पहला चीज। संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। और कितना प्रिडिक्ट कर रहा है, तो नहीं, वर्कप्लेस हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को 66.2% प्रिडिक्ट कर रहा है। ये 66.2 कहां से आया? स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बीटा को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम 66.2। तो जो वेरिएंस की बात हुई थी, मैं एक बार जब स्लाइड दिखा रहा था तो उसमें वेरिएंस की बात हुई थी। ये वेरिएंस है, ये वो वेरिएंस है 66.2%। वो एक्सप्लेन कर पा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को, ठीक है। इस ढंग से आप सोचें तो बेसिकली तीन चीज देखना है, मॉडल समरी, एनोवा टेबल और कोफिशिएंट। आपको जब भी टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन देखना है तो ये तीनों को देखना है, मॉडल समरी, एनोवा एंड कोफिशिएंट, राइट। इसमें एक और है, लाइक एनालाइज में जाके मैं अगर चाहता हूं कि मुझे मल्टीपल रिग्रेशन करना है, अभी तो लीनियर रिग्रेशन की बात हुई, मतलब एक वेरिएबल मैंने लिया, एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट था, राइट। एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास मल्टीपल डिपेंडेंट हो, लाइक मल्टीपल इंडिपेंडेंट हो। मैं चाह रहा हूं कि लेट अस से ओसी टोटल को तो मैंने ले ही लिया है, मैं देखना चाह रहा हूं कि आरसी टोटल, ये दोनों इंडिपेंडेंट, वर्कप्लेस हैप्पीनेस और रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों वेरिएबल इसको प्रिडिक्ट करने हैं कि नहीं, ओसी टोटल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को। सिंपली मैं दोनों इंडिपेंडेंट को प्लेस कर दिया। अगर आपके पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो चारों को भी प्लेस कर सकते हैं लेके। ये बन जाएगा आपका मल्टीपल रिग्रेशन। ध्यान रखिएगा, ये अब लिनियर रिग्रेशन नहीं रह गया, ये मल्टीपल हो गया, बिकॉज मल्टीपल इंडिपेंडेंट आप दे रहे हैं और एक डिपेंडेंट दे रहे हैं। सिंपली ओके में क्लिक करूंगा और ये सारी चीजें आ गई। अगेन देखिए, अब यहां पर देखिए, एनोवा टेबल जो है वो सिग्निफिकेंट है। एनोवा का टेबल अब सिग्निफिकेंट आ रहा है, उसका मतलब संबंध है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। दो वेरिएबल मैंने इंडिपेंडेंट लिया है, क्या लिया है? एक तो लिया रोल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा लिया है वर्कप्लेस हैप्पीनेस। वर्कप्लेस हैप्पीनेस और रोल कॉन्फ्लिक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को, ओके। ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर ए बी में लिखा है, देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का टोटल है, और प्रिडिक्टर्स, जो प्रिडिक्टर्स हम दो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं,
एक है रोल कॉन्फ्लिक्ट का टोटल और दूसरा है वर्क प्लेस हैप्पीनेस का टोटल, राइट। अब ये कोफिशिएंट का टेबल जो फ्लैग किया है, देखिए इसमें दो वेरिएबल जो फ्लैग हुए हैं, एक तो सिग्निफिकेंट आ रहा है, 000 है, जैसे वर्क प्लेस हैप्पीनेस वो सिग्निफिकेंट है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के साथ, 000, और इसका वैल्यू जो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट है वो 0.659 फ्लैग कर रहा है, मतलब अच्छा है। दूसरा जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसे कि हमने पहले डिटरमाइन किया था, माने एक एक वेरिएबल लेके तो सिग्निफिकेंट नहीं आया था, अभी भी नहीं आ रहा है। हमको तो पता था कि लाइक वो सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल हमने ले लिया था तो मल्टीपल इफेक्ट में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर भी वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये हम आउटपुट पे माने आउटकम पे पहुंच सकते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन वाज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू एनालाइज the effect of two independent variables known as the role conflict and workplace happiness on organizational commitment. One of the variable was found to be significantly predicting the organizational commitment, whereas the next variable was not found to be a significant predictor. ठीक है, इस ढंग से लिखना होता है। मॉडल समरी जो है 0.664 है, मतलब 66.4% वो प्रिडिक्ट कर रहा है, ये मॉडल समरी में हम जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिक एनालिसिस है लाइक रिग्रेशन कैरी आउट करने के लिए। तीसरा एनालिसिस में आते हैं अब। दो एनालिसिस अभी तक मैं परफॉर्म करके आपको दिखा चुका हूं। पहला है कोरिलेशन, कोरिलेशन जो संबंध की बात की। फिर आता है प्रिडिक्शन, जिसमें कि इफेक्ट की बात की, एक्स का इफेक्ट वाई के ऊपर में। अब हम बात करेंगे एनोवा, एनोवा या फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स की बात में। अब आपके पास दो ग्रुप है या दो से ज्यादा ग्रुप है, ठीक है। लेट अस से मैं देखना चाहता हूं, एनालाइज में मैं जाऊंगा, ठीक है। ये है कंपेयर मीन्स, मैं कंपेयर मीन्स में जाना है, राइट, दिख रहा है सभी को। कंपेयर मीन्स में जाना है और मुझे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करना है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, आपको याद होगा जब मैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट बताया था तो आपको कुछ बातें बताई थी, लाइक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट तब यूज होता है जब हमारे पास दो ग्रुप्स हो। दो ग्रुप्स होने की दशा में ही इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज होगा। अगर दो से ज्यादा ग्रुप है तो हम एनओवाई यूज करेंगे, वन वे एनओवाई हम यूज करेंगे, राइट। मेरे को वेरिएबल्स टेस्ट करने हैं, अपने वेरिएबल टेस्ट करने हैं वर्क प्लेस हैप्पीनेस। मैं अभी एक ही वेरिएबल टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, वर्क प्लेस हैप्पीनेस का टोटल, एक ही वेरिएबल, चाहूं तो सभी को ले सकता हूं, लेकिन एक ही वेरिएबल टेस्ट करके दिखा रहा हूं। और मेरे पास दो ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ जेंडर। ग्रुपिंग वेरिएबल्स पे मेरे को किसको लेके आना है, जेंडर को लेके आना है, राइट। अब जैसे मैं जेंडर को लेके आया वो क्वेश्चन मार्क एक आ गया है। क्वेश्चन मार्क इसलिए आया है क्योंकि एसपीएसएस को पता नहीं है कि ये जो जेंडर आपने इनपुट किया है वो है क्या। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ डिफाइन ग्रुप में, ग्रुप वन में मैं वन टाइप करूंगा और ग्रुप टू में टू टाइप करूंगा, राइट। और सिंपली मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मैंने उसको बता दिया है कि जेंडर एक जो है वो मेल है और दो जो है वो फीमेल है, इसलिए मेरे को टाइप करना पड़ा। अगर मैं तीन और चार कैटेगरी दिया रहता तो तीन मेल होता और चार फीमेल होता, राइट। तो मैंने उसको डिफाइन करके बताया कि एक और दो का वैल्यू है क्या, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। और सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ओके क्लिक करना है, राइट। अब ये टी स्टैटिस्टिक्स का आउटपुट फ्लैग कर दिया है, राइट। इसमें वो बता रहा है, देखिए यहां पर बहुत अच्छा चीज है जानने के लिए। वर्क प्लेस हैप्पीनेस, आप मेल और फीमेल दो ग्रुप में आपका ग्रुप बटा हुआ है, और 64 उसमें मेल है और 12 फीमेल है जिन्होंने रेस्पॉन्स दिया है। मेल मेंबर्स का मीन स्कोर जो है वो 47.67 है और फीमेल मेंबर्स का है जो है 44.00 है। उसका मतलब यह है कि वर्क प्लेस हैप्पीनेस मैं बोल सकता हूं कि जो फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं उनका हैप्पीनेस स्कोर जो है वो कम है, सीधी सी बात, कि उनका हैप्पीनेस स्कोर जो है वो कम आया है। मैं निष्कर्ष पे ये पहुंच सकता हूं कि फीमेल मेंबर्स आर लेस हैप्पी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेल इन माय स्टडी। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या कारण मैं अंदर नहीं जाना चाहता। ये भी कारण हो सकता है कि फीमेल को दोहरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का भी है और बाहर का भी है, और मेल मेंबर्स को सिंपली लाइक बाहर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दे आर लाइकली मोर हैप्पी। या फिर मेल मेंबर्स हो सकता है कि फ्रेंड के साथ ज्यादा एंजॉय करते होंगे लाइक इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हो सकता है कि वो ज्यादा हैप्पी फील करते होंगे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ फीमेल। ये मेरा स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट आया है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अब आते हैं
ये जो मीन मीन का कंपैरिजन, ये मीन का कंपैरिजन हो गया। इसमें भी हमको क्या देखना है, सिग्निफिकेंस का लेवल देखना है। दिस इज द सिग्निफिकेंस लेवल, और सिग्निफिकेंस लेवल में 0.213 आया है टेस्ट स्कोर। ठीक है, पॉइंट, ये सिग्निफिकेंस लेवल है। और मैंने आपको बताया था कि 0.000 अगर आए, या 0.05 से अगर ये सिग्निफिकेंस का वैल्यू कम आए, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 000 नहीं आया, तो नल हाइपोथेसिस, जब हम बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल जो सेगमेंट है, आवाज आई मेरी? ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी आ रही है? ओके, ठीक। जो सिग्निफिकेंस लेवल है 0.005 के अगर नीचे होता है, ओके, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, अल्टरनेट एक्सेप्ट होता है। और नल हाइपोथेसिस हम नो डिफरेंस से कॉज करते हैं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में डिफरेंस लेके चलते हैं। उसका मतलब यह है कि अगर ये 0.213 आया है, उसका मतलब है मेल और फीमेल के बीच डिफरेंसेस है। वर्कप्लेस हैप्पीनेस के स्कोर को लेके मेल और फीमेल के बीच डिफरेंसेस है, राइट। और कितना डिफरेंस है? 47.67 माइनस 44 कर देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, 3.67 का जो डिफरेंस आएगा, दैट इज द रियल डिफरेंस, राइट। और यहां पर बस आपको यही प्रिडिक्ट करना है कि ये जो सिग्निफिकेंस लेवल देखना है, और सिग्निफिकेंस लेवल अगर 0.05 से ऊपर है तो डिफरेंस आएगा, अगर 0.05 के नीचे है तो डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। दो ग्रुप मैंने कंपेयर किया वर्क प्लेस हैप्पीनेस के ऊपर में। अगर ये दो ग्रुप से तीन ग्रुप हो जाता है, सपोज ये दो ग्रुप से तीन ग्रुप हो जाता है, तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? एनोवा, वन वे एनोवा मेरे को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि दो ग्रुप था, आप अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो दो ग्रुप ले सकते हैं डेफिनेटली, जो हम बोलते हैं कि कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस विद रेफरेंस टू वर्कप्लेस हैप्पीनेस हो सकता है ये स्टडी। तो नंबर ऑफ स्टडीज हो सकते हैं। ये तो एक टेस्ट हो गया कि डिफरेंस, मैंने बताया कि डिफरेंस है। मीन को भी देख के आप एस्टेब्लिश कर लेंगे कि डिफरेंस है कितना है। इस पर्टिकुलर स्टैट्स को आपको कॉपी करके ले जाना पड़ेगा, और इस वाले टेबल को, दोनों टेबल को आपको इंटरप्रेट करना होगा। जहां पर भी मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिया है, और हाइपोथेसिस सपोज हमने लिया है कि देर देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन लाइक मेल एंड फीमेल विथ रेस्पेक्ट टू वर्कप्लेस हैप्पीनेस, ये मेरा हाइपोथेसिस हो सकता है। और on the basis of the p value या significance value which is obtained, we can conclude that the mean difference between male and female were found to be significant, and um, male score were quite engaging with respect to the female score, and male were found to be more satisfied with the workplace than compared to the female. ये इसका पॉसिबल आउटकम हो सकता है, राइट। अब तीसरा टेस्ट पे, लाइक सेम टेस्ट पे जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, जहां पर ग्रुप हमारे पास तीन है। अब हमारे पास देखिए ग्रुप तीन है, राइट। अब मेरे को जाना है कंपेयर मींस में और वन वे एनोवा में। यहां पर मैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में नहीं जाऊंगा, वन वे एनोवा में जाऊंगा, एज्यूमिंग दैट मेरे पास तीन ग्रुप है, राइट। और मेरे पास तीन ग्रुप किसमें है, पहले मैं आपको दिखा दूं कि तीन ग्रुप मेरे पास किसमें है। मेरे को चेक करना पड़ेगा कि तीन ग्रुप मेरे पास किसमें है, उसके बाद ही मैं एनोवा कर सकता हूं। अब देखिए एज ग्रुप में मैंने तीन ग्रुप बना रखे हैं, पांच ग्रुप हैं इनफैक्ट मेरे पास। इसमें भी मैं एनोवा में जा सकता हूँ। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में चार ग्रुप है, उसमें भी मैं एनोवा में जा सकता हूँ। नेचर ऑफ जॉब मेरे पास दो है, तो इसमें मेरे को इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा। देखिए जब भी ग्रुप डिफरेंस की बात होती है, जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है जो हमने स्टार्टिंग में कलेक्ट किया था, उसका रेलेवेंस बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एरिया में रूरल अर्बन ट्राइबल है, इसमें भी मैं लाइक जा सकता हूँ एनोवा में। तो जहां पर दो से अधिक ग्रुप है, तीन है, चार है, पांच है, वहां मैं एनोवा कर सकता हूं। और जहां पर दो ही है, यहाँ पर दो ही वेरिएबल मेरे पास ऐसे हैं, जेंडर है एक, मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव में, और मेरे पास नेचर ऑफ जॉब में है, परमानेंट और टेम्पोररी में।
एक बार देखते हैं कि लाइक परमानेंट और टेम्पोररी में क्या डिफरेंस आता है, इसके बाद मैं आप बताऊंगा कि परमानेंट एम्प्लॉय में ज्यादा वर्क प्लेस हैप्पीनेस है या टेम्पोररी एम्प्लॉय में। मुझे भी पता नहीं है, आपके लाइक डेटा से ही मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। एनालाइज में जाके मुझे कंपेयर मींस में जाना है और वन वे एनोवा में जाना है। तीन ग्रुप है मेरे पास, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। और वर्क प्लेस हैप्पीनेस को टेस्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को एक साथ टेस्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और वर्क प्लेस हैप्पीनेस दो डिपेंडेंट मैंने लिया, और एक फैक्टर मैंने लिया, दैट इज एज। एज मेरे पास तीन है, राइट। अब मैं सिंपली ओके प्रेस करूंगा। अब ये देखिए, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा उसमें और भी कुछ कॉन्ट्रास्ट वगैरह अगर लगाना है तो लगा लूं। डेस्क्रिप्टिव, मेरे को थोड़ा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए, तो वो आ जाए तो अच्छा है। ये देखिए, अब डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसको भी आप दे सकते हैं। पांच डिफरेंट ग्रुप्स हैं, राइट। ग्रुप वर्क प्लेस हैप्पीनेस का और लाइक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का अलग अलग टेबल उसने बना के दिया है। वर्क ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में देखिए कि बिलो 20 वाले जो हैं उनका मीन स्कोर 22 है, फिर 23 है, फिर 21 है, 25 है। 41 to 50 ईयर्स के जो एज ग्रुप वाले हैं वो थोड़ा सा कमिटमेंट उनका ज्यादा है, और अबव 50 वाले जो है उनका कमिटमेंट और ज्यादा है। तो मैं इस लिहाज से बोल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसका कमिटमेंट लेवल बढ़ रहा है। देखिए, मीन स्कोर को देख के मैं बता रहा हूँ चीजें, और ये आपने जो भरा है आपके परसेप्शन पे ही ये सारा एनालिसिस बेस्ड है, मैंने कोई क्रिएट नहीं किया है। वर्कप्लेस हैप्पीनेस सिमिलर वे में देखिए कि अबव 50 ईयर वाले जो काम कर रहे हैं संस्था में उनका वर्कप्लेस हैप्पीनेस बहुत ज्यादा है। उसके थोड़ा कम है वो 41 to 50 ईयर्स वालों में, और उससे कम है 31 to 40 ईयर्स वालों में। उसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कोई रह रहा है तो 31 to 40 ईयर्स वाले रह रहे हैं। 41 के बाद हैप्पीनेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेरे को लाइक समझ में आ रहा है। एनोवा टेबल में मैं देखूंगा तो सिग्निफिकेंस लेवल देखूंगा कि 0.05 से ऊपर है या नहीं है एनोवा टेबल में। तो नहीं है, उसका मतलब ये है कि डिफरेंसेस है, सारे ग्रुप में डिफरेंसेस है। मीन डिफरेंसेस इन सारे ग्रुप्स को लेके वर्क प्लेस हैप्पीनेस हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। और ये पूरा सही लाइक कैलकुलेशन बता रहा है कि कौन सा एज ग्रुप ज्यादा हैप्पी है, कौन सा एज ग्रुप कम हैप्पी है, कौन सा एज ग्रुप का कमिटमेंट लेवल ज्यादा है और कौन सा एज ग्रुप का कमिटमेंट लेवल कम है। हालांकि हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले हैं, लाइक 21 to 30 ईयर्स में 25 रेस्पोंडेंट है, अबव 50 ईयर्स में 3 रेस्पोंडेंट है, 41 to 50 ईयर्स में 5 रेस्पोंडेंट है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, वो मीन वैल्यू जो कैलकुलेट हो रहा है उस मीन वैल्यू के बेसिस में हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि वर्क प्लेस हैप्पीनेस किसका ज्यादा है और किसका कम है, और उसमें डिफरेंसेस है कि नहीं। तो एनोवा टेबल ये बता रहा है कि डिफरेंसेस तो हैं, कितना डिफरेंसेस है वो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमको बता के दे रहा है। तो मैं जो हाइपोथेसिस लेके चला था कि देर इज नो सिग्निफिकेंट या देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स प्रोपोज्ड इन द स्टडी। तो मैं यहाँ पर क्या पाया कि जो भी एज ग्रुप है, डिफरेंट एज ग्रुप्स है, उसमें सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस आया है, जिसमें कि मीन सबसे ज्यादा जो है अबव 50 ईयर्स वालों का है वर्क प्लेस हैप्पीनेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के लिए। इन अदर वर्ड्स मैं ये बोल सकता हूं कि हायर एज ग्रुप में कमिटमेंट लेवल भी ज्यादा है और उनका हैप्पीनेस लेवल भी ज्यादा है। सिग्निफिकेंटली अगर मैं लोअर लेवल पे जाता हूं तो हैप्पीनेस लेवल कम हो जा रहा है और कमिटमेंट लेवल भी कम हो जा रहा है। इसका एक कारण और भी हो सकता है कि हायर एज ग्रुप में रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, जो अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद उससे वो निवृत्त हो चुके हैं। हायर लेवल का प्रेशर शायद ना हो, मैं ये लाइक एजम्पशन बता रहा हूँ। तो वो ज्यादा हैप्पियर भी फील कर रहे हैं और कमिटेड भी फील कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू दोज रेस्पोंडेंट विच आर ऑफ लेस एज ग्रुप। ये पॉसिबल लाइक मैकेनिज्म हो सकता है इंटरप्रिट करने के लिए। मैंने कहा था कि परमानेंट और टेम्पोररी एम्प्लॉयज जो हैं उनका भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, लेकिन वो लाइक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में कंपेयर होगा, जहां पर हमारे पास दो एज ग्रुप हैं। इन दोनों का कंपैरिजन लाइक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट पे करते हैं और वर्क प्लेस हैप्पीनेस पे करते हैं। यहाँ पर मेरे को ग्रुप डिफाइन करना होगा, लाइक नेचर ऑफ जॉब। अब अगेन वो पूछ रहा है कि नेचर ऑफ जॉब में
आप क्या क्या लेंगे, 1 2 मैंने इनपुट किया हुआ है पहले से, तो 1 2 ही इनपुट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब देखिए, वर्कप्लेस हैप्पीनेस परमानेंट एम्प्लॉयज का ज्यादा निकला है, यू कैन सी 48.58। टेम्पोररी एम्प्लॉयज जो भी टेम्पोररी काइंड ऑफ अगर जॉब कर रहा है, मेरे को एज ए रिसर्चर मेरे को सोचना है और मेरे को स्टैट्स प्रोड्यूस करने हैं, राइट? तो मैं उसी के बेसिस में ही स्टैट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। 44.88 है। टेम्पोररी एम्प्लॉय का वर्क प्लेस हैप्पीनेस कम है बिकॉज उनका जॉब परमानेंट नहीं है, इस कारण। परमानेंट एम्प्लॉयज का जॉब लाइक परमानेंट है, इस कारण उनका हैप्पीनेस लेवल ज्यादा है। मे बी ड्यू टू इनकम फैक्टर हो सकता है कि उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और वो सिक्योर्ड है बाय माइंड कि मेरा जॉब परमानेंट है, इस कारण हो सकता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी उनका ज्यादा है, लाइक 23.34 है, और टेम्पोररी एम्प्लॉयज का जो है वो 21.50 है। तो ये कंपेरेटिव एनालिसिस जब भी हम करते हैं या करना चाह रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और एनोवा हमको यूज करना होगा इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है। और इस वाले में मैं जाऊंगा स्टैट्स में, लाइक सिग्निफिकेंस लेवल 0.8 है। ये सिग्नि और 0.5 है, मतलब डिफरेंसेस है हर जगह। 0.5 से जहां पर ऊपर है, तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि डिफरेंसेस है। जो भी ग्रुप्स हमने लिया है, जो भी दो ग्रुप लिया है, उन दोनों के ग्रुप्स का डिफरेंसेस है। और इस ढंग से आपको इंटरप्रेट करना होगा कितना डिफरेंस है। वो मीन का जो स्कोर है उसको आप माइनस कर सकते हैं, लाइक पहला मीन स्कोर और दूसरा मीन स्कोर। ये बेसिक, मैं बहुत ज्यादा और डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, स्टैंडर्ड डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। सिंपल इक्वेशन में मैं जान पा रहा हूँ कि डिफरेंसेस है या नहीं है। ओके। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट, थ्री टाइप के टेस्ट जो है, आ, वो मैंने आपको बताया। और लाइक जस्ट अ मिनट,